नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एयर लॉन्च्ड यूएवी को लेके। इसको लेके पिछले 2-3 सालों से भारत और यूएस के बीच बातचीत चल रहा था, जिसमें हवा से लॉन्च किए जाने वाले एक यूएवी को डेवलप करने का प्लान किया गया था। आमतौर पर इस तरीके की यूएवीज को किसी मीडियम और हेवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और उसी में इसको रिकवर किया जाएगा। तो ऐसे एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक एमओयू को साइन किया गया था, जिसमें जॉइंटली एक एयर लॉन्च यूएवी को डेवलप करने का प्लान किया गया था। अब जब भी हम लोग यूएस के साथ कोई डील करने की बात करते हैं जिसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है, तो उसमें एक बात को लेकर हमेशा डाउट रहता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट इसकी टेक्नोलॉजी को हमारे साथ शेयर करने वाला है, या फिर क्या इसकी इस्तेमाल पर यूएस की तरफ से कंडीशन रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। क्योंकि ऐसे कंडीशन यूएस की तरफ से पहले भी कई बार यूएस ओरिजिन इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने वाले देशों के ऊपर रखा जा चुका है। लेकिन अभी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के साथ अभी जॉइंटली जिस एयर लॉन्च यूएवी को डेवलप करने का प्लान किया गया था, इसकी टेक्नोलॉजी को अभी पूरी तरीके से भारत के साथ शेयर किया जाएगा और इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा और दोनों ही कंट्री के पास इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मौजूद रहेगा। और ये पहली बार होने वाला है जहां पर यूएस किसी देश के साथ मिलकर किसी जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी दूसरे देश के साथ शेयर किया जा रहा है। अगला अपडेट एमका की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि एमका भारत का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है और अभी भारत की तरफ से इसी की वजह से किसी फॉरेन ओरिजिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। और अभी इसी वजह से इसको जल्दी जल्दी डेवलप करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए कंसोर्टियम को बनाने का प्लान किया गया, जिसके अंदर एक पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को फॉर्म किया जाएगा, जो कि आगे चल के एमका को मैन्युफैक्चर करने वाली है और इससे तेजी के साथ एमका की प्रोडक्शन को भी किया जा सकेगा। लेकिन उससे पहले एमका को डेवलप करना भी काफी जरूरी है और इसी वजह से अभी एडी की तरफ से एक फ्रेश टेंडर को इशू किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ओपन इन्विटेशन दिया जा रहा है, जिसमें वो चाहे तो एमका प्रोग्राम में एडी और एचएएल के साथ मिलकर एज ए इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर काम कर सकते हैं। अभी के लिए एमका की जो इनिशियल प्रोटोटाइप्स बनाया जाने वाला है, बस उनको ही सीधे तौर पर एडी और एचएएल की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन इसके बाद इनकी सीरीज प्रोडक्शन को पब्लिक प्राइवेट कंपनी की मदद से करने का प्लान किया गया, जिसके लिए एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को भी डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क में सेटअप करने का प्लान किया गया, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक जो होने वाला वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास होने वाले हैं। अगला अपडेट एआईपी सबमरीन्स को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे पास एक भी एआईपी इक्विप्ड सबमरीन मौजूद नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी होता है जो कि कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रहने के लिए मदद करता है, लेकिन अभी तक हमारे एक भी कन्वेंशनल सबमरीन में ऐसा सिस्टम इक्विप नहीं किया गया। इस वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से एक एआईपी सिस्टम को भी डेवलप किया गया था, जिससे फाइनली हमारे कलवरी क्लास की सबमरीन में इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया। अब इनिशियली प्लान किया गया था कि जब भी कलवरी क्लास की पहली सबमरीन यानी कि आईएनएस कलवरी की पहली मेजर रिफिट को किया जाएगा, तभी इसमें एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और अभी वैसा ही कुछ करने का प्लान किया जा रहा है। इनिशियली आईएनएस कलवरी को 2023 के एंड तक मेजर रिफिट के लिए भेजने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसकी पहली मेजर रिफिट को 2024 में शुरू किया जाएगा और तब इसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। पहले नेवी की तरफ से बताया गया था कि पहले एआईपी सिस्टम को टेस्ट करने के बाद ही वो इसको सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ करने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि एआईपी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भी हमको पहले एक सबमरीन की जरूरत पड़ रही थी, जिसमें इंटीग्रेट करके इसको रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। और अभी तक इस एआईपी सिस्टम को डीआरडीओ की तरफ से बोथ सरफेस कंडीशन में और पोंटून में डाल के पानी के अंदर भी टेस्ट किया जा चुका था, जिसमें इस एआईपी सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन पाया गया था, लेकिन अभी तक इसको किसी सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट करके टेस्ट नहीं किया गया। पहले उम्मीद किया जा रहा था कि इसको किसी पुरानी किलो क्लास की सबमरीन में, हमारी सुसुमार क्लास के सबमरीन में इंटीग्रेट करके इसको टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इनको हमारी कलवरी क्लास के सबमरीन में इंटीग्रेट करने क्लियर किया जाएगा। लेकिन अभी सीधे तौर पर इसको आईएनएस कलवरी में इंटीग्रेट करने की बात सामने आई है। इसको अभी सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए डीआरडीओ, फ्रेंच नेवल ग्रुप साथ मिलकर जॉइंटली मजगांव डॉक लिमिटेड की मदद करने वाले हैं और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद अभी कम से कम 2 सालों तक इस एआईपी सिस्टम को टेस्ट किया जाने वाला है, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस दोनों को चेक किया जाने वाला है और उसके बाद जाके इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए और एडिशनल सबमरीन्स में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर किया जाएगा।
अगला अपडेट मिग 29 के फाइटर जेट को लेके है। मिग 29 के फाइटर जेट्स हमारी नेवी के इकलौते फाइटर जेट है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इनको ऑपरेट किया जाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनकी यूपीजी वेरिएंट को ऑपरेट किया जाता है। अब सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि मिग 29 का जो इंजन होता है वो इतना मेंटेनेंस फ्रेंडली नहीं होते हैं और कई बार इनको ब्लैक स्मोक छोड़ने की वजह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इन इंजन को काफी हद तक अभी मॉडिफाई किया चुका है और इनको काफी हद तक रिफाइन किया जा चुका है और अभी इन इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और अभी डीआरडीओ की तरफ से दिए गए कुछ स्टेटमेंट के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट के इंजन को अभी एक बेहतर मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से एक एआई बेस्ड सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसको पहली बार इस बार की एरो इंडिया 2023 शो के दौरान डिस्प्ले किया जाएगा। डीआरडीओ के मुताबिक इस नए सिस्टम की वजह से हम ओवरऑल एयरक्राफ्ट की टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें एक एयरक्राफ्ट को एक सॉर्टी से आने के बाद दूसरे सॉर्टी में जाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि किसी भी एक सॉर्टी से आने के बाद एयरक्राफ्ट को फिर से चेक करना पड़ता है और खास करके इसकी इंजन को चेक करना होता है। अब RD-33 सीरीज के इंजन की बात करें तो इसको लेके काफी सारे प्रॉब्लम्स सामने आ सकता है और खास करके इसके मेंटेनेंस को लेके काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इनको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्ट की टर्न अराउंड टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब आमतौर पर मैनुअली एयरक्राफ्ट को चेक करने में जितना टाइम लगता है उसे अभी रिड्यूस करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से इस एआई बेस्ड सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि फास्टर डाटा प्रोसेसिंग के साथ साथ फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, जिस वजह से हमको इजीली और कम समय के अंदर पता चल सकता है कि एयरक्राफ्ट की किस पार्ट में खराबी है या फिर किस चीज को बदलने की जरूरत है या फिर सर्विसिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। और इसी वजह से आगे चल के इसके मेंटेनेंस को काफी हद तक इजी किया जा सकता है और इससे हमारी जो मिग 29 के एयरक्राफ्ट है इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी को भी आगे चल के काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है। अगला अपडेट लिथियम को लेके। आज के दौर में अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो हम सभी के हाथों में ये मौजूद है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरी जो होते हैं इनको अभी तक के सबसे बेहतरीन बैटरी कहा जाता है, जिनकी एनर्जी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और अभी भी बढ़ रही ईवी और एनर्जी डिमांड को देखते हुए इनका डिमांड काफ़ी बढ़ने लगा है। अब अभी तक हम ज़्यादातर हमारे डेली रूटीन में फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं और आज के दौर में जितने भी ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाली देश थे उनकी इकोनॉमी काफ़ी बढ़िया, सिवाय कुछ देश को छोड़ के। ठीक वैसे अभी जब हम ईवी के सेक्टर में आगे बढ़ने लगे हैं तो इसमें भी लिथियम आयन बैटरी फ्यूल का काम करने वाला है या फिर फ्यूल को स्टोर करने का काम करने वाला है। और इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी को आजकल की एक वाइड वैरायटी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लाइट वेट और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि दुनिया भर में कुछ गिने चुने देश है जिनके पास लिथियम आयन रिजर्व मौजूद है, जिसमें चिली और ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा लिथियम होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा चाइना के पास भी लिथियम डिपोजिट मौजूद है और आज की डेट में चाइना लिथियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस करने वाला देश में से सबसे आगे चल रहा है। अभी भारत भी तेजी के साथ इस सेगमेंट में आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमको रॉ मेटल को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था और इसके लिए भारत अर्जेंटीना और चिली के साथ भी एक एग्रीमेंट को कुछ साल पहले साइन कर चुका था, जहां से भारत लिथियम को इंपोर्ट करने वाले थे। पर अभी एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ी लिथियम डिपोजिट को पाया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में मौजूद है। और यहाँ पर जो लिथियम डिपोजिट को पाया गया ये दुनिया भर में मिलने वाली लिथियम डिपोजिट के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पाया गया है। जहां तक उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पर कम से कम 5.9 मिलियन टन की लिथियम डिपोजिट मौजूद है और अगर ये बात सच है तो आगे चल के हम लिथियम को प्रोड्यूस करने में चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि अभी जो लिथियम रिजर्व को देखा गया या फिर खोजा गया है ये माता वैष्णो देवी मंदिर के काफी करीब मौजूद है, तो अभी इमीडिएटली इसके एक्सट्रैक्शन के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने से पहले कई चरणों में काम करना बाकी है और कई क्लियरेंस वहां पे लेना पड़ेगा, जिसमें जिस गाँव में ये रिजर्व पाया गया था उनको पहले रिलोकेट करना भी पड़ सकता है। फिलहाल अभी इसमें और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके बाद जाके इनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और इससे एक बात साफ हो जाता है कि आगे चल के इंडियन मार्केट में हमको सस्ते दामों पर लिथियम आयन बैटरी मिलने वाला है, साथ ही इससे रिलेटेड इक्विपमेंट भी हमको सस्ते दामों पर मिलने वाले, जिसमें ईवीज भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।